दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में आदिवासी व जनजाति आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से आंदोलन हुए थे, जैसे भीलों ने कौन से आंदोलन किए, मीणाओं ने कौन से आंदोलन किए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आदिवासी आंदोलनों के अंदर जो सबसे प्रमुख आंदोलन था वो था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। और भक्त आंदोलन किसने चलाया? तो भक्त आंदोलन चलाया था साधु गोविंद गिरी ने शुरू किया था भक्त आंदोलन। तो आज हम साधु गोविंद गिरी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने समसभा की स्थापना की थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन से आंदोलन किए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साधु गोविंद गिरी भक्त आंदोलन चलाया। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म कब होता है। साधु गोविंद गिरी का जन्म होता है 1858 में बांसिया गांव। बांसिया गांव, ये बांसिया गांव कहां पर है? तो बांसिया गांव आता है डूंगरपुर में। बांसिया गांव डूंगरपुर में साधु गोविंद गिरी का जन्म होता है 1858 में। उसके बाद में साधु गोविंद गिरी है, किस परिवार में साधु गोविंद गिरी का जन्म होता है? तो वो होता है बंजारे परिवार। ये भी बार बार पूछा जाता है कि साधु गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ? बंजारे परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था? बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में। अब हम देखते हैं साधु गोविंद गिरी के गुरु का क्या नाम था। साधु गोविंद गिरी के जो गुरु का नाम था वो था राजगिरी। राजगिरी थे वो अखाड़े के साधु थे, कोटा बूंदी के। और इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि प्रारंभिक शिक्षा वो गांव के पुजारी से इन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा है वो कोटा बूंदी के अखाड़ा साधु थे राजगिरी, उनसे प्राप्त की थी। तो गुरु कौन हो गए? राजगिरी हो गए इनको। अब हम देखते हैं आगे। 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती से साधु गोविंद गिरी की मुलाकात होती है। और ये होती कहां पर है? उदयपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती है वो इनको प्रेरित करते हैं आदिवासियों में भीलों के जो भी उनमें अंधविश्वास है, कुरीतियां, उनको हटाने के लिए और उनमें शिक्षा और जितनी उनमें जागृति लाने के लिए साधु गोविंद गिरी को जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसके बाद साधु गोविंद गिरी क्या करते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना करते हैं। तो संप सभा की स्थापना कब की गई? 1883 में की गई थी। शह से संप सभा, शह से सिरोही। कहां पे की गई थी संप सभा की स्थापना? तो संप सभा की स्थापना की गई थी, वो की गई थी सिरोही में। संप सभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संप सभा का शाब्दिक अर्थ होता है आपसी एकता व भाईचारे की भावना रखना, यानी सबको सम्मान मानना, आपसी एकता व भाईचारे की भावना रखना। समसभा वो एक गुजराती शब्द है। समसभा गुजराती शब्द और इसमें 10 नियम है। और इन 10 नियम होने के कारण समसभा को 10 नामी संप्रदाय भी कहा जाता है। 10 नामी संप्रदाय। तो 10 नामी संप्रदाय किसे कहा जाता है? समसभा को कहा जाता है। प्रश्न आएगा समसभा की स्थापना किसने की? तो साधु गोविंद गिरी ने की थी। कब की? 1883 में। कहां पर की? सिरोही में की थी। और समसभा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपसी एकता व भाईचारे की भावना रखना होता है। समसभा में कितने नियम है? तो समसभा गुजराती शब्द और इसमें 10 नियम है और 10 नामी संप्रदाय, इसीलिए इसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रथम सम्मेलन कहां पे होता है, या प्रथम अधिवेशन या प्रथम सम्मेलन कहां पर होता है समसभा का? तो प्रथम जो सम्मेलन होता है इसका वो होता है 1903 के अंदर होता है। और ये होता है मानगढ़ पहाड़ी। ये मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? तो मानगढ़ पहाड़ी है वो बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर है मानगढ़ पहाड़ी। और यहाँ पर समसभा का प्रथम अधिवेशन होता है 1903 के अंदर। प्रथम सम्मेलन होता है भीलू। इसमें सर्वाधिक भाग लेने वाली जो जाति थी वो भीलू की थी। कब होता है? तो 1903 में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को होता है। समसभा का सम्मेलन कब होता है? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को 1903
3 में होता है, कहां पर होता है, मानगढ़ पहाड़ी। और ये मानगढ़ की पहाड़ी कहां पर है, बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर है, लेकिन आती कहां पर है, ये बांसवाड़ा में आती है। अब हम आगे देखते हैं, एक गांव है बेड़सा गांव। समसभा का 1903 के बाद में प्रतिवर्ष जो सम्मेलन रखा जाएगा वो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को रखा जाने का विचार किया गया, और हर वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को समसभा का सम्मेलन आयोजित किया गया। बेड़सा गांव डूंगरपुर में है, और बेड़सा गांव डूंगरपुर में साधु गोविंद गिरी ने क्या किया, अपनी धूनी स्थापित की थी, और धूनी स्थापित की, और यहीं से उन्होंने भक्त आंदोलन चलाया था, भक्त आंदोलन। और इस भक्त आंदोलन के अंदर क्या किया गया था, साधु गोविंद गिरी ने क्या किया, ये जो भक्त आंदोलन चलाया था, इस भक्त आंदोलन के द्वारा उन्होंने ये कहा कि भीलों के अंदर एक प्रत्येक भील है वो अपनी झोपड़ी के पास में एक धूनी की स्थापना करेगा, झोपड़ी पर सफेद झंडा लगाया जाएगा, और आपस में भाईचारे की भावना रखेंगे, चोरी नहीं करेंगे, हत्या किसी की नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठी कसम नहीं खाएंगे। तो ये सब भक्त आंदोलन के अंदर किया गया। इस कारण से आसपास के जितने भील थे वो साधु गोविंद गिरी को गुरु गोविंद गिरी या साधु गोविंद गिरी कहने लगे। अब हम आगे देखेंगे क्या होता है। अब हम देखते हैं कि साधु गोविंद गिरी ने क्या किया, बेड़सा गांव डूंगरपुर से भक्त आंदोलन चलाया था, और बेड़सा गांव में उन्होंने क्या किया था, एक धूनी की स्थापना भी की थी। ये हमने देख लिया था। उसके बाद में क्या होता है कि 1908 में इन्हें बेड़सा गांव डूंगरपुर से क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, निकाल दिया गया। तो साधु गोविंद गिरी को बेड़सा गांव डूंगरपुर से कब निकाल दिया गया, तो इन्हें बेड़सा गांव से निकाल दिया गया था जो डूंगरपुर में है 1908 के अंदर। उसके बाद ये क्या करते हैं, 1908 में जब इनको बेड़सा गांव से निकाल दिया गया तो साधु गोविंद गिरी है वो डूंगरपुर से जब निकाल दिया जाता है तो ये पड़ोसी राज्य में जाते हैं गुजरात में, और पड़ोसी राज्य गुजरात के इधर और एक सूंथ गांव है, उसके पास में एक गांव आता है उकराली। तो उकराली गांव में ये क्या करते हैं, हाली का काम करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। 1908 से 1911 तक ये हाली का काम करते हैं। 1911 में वापस क्या करते हैं, वापस बेड़सा गांव आ जाते हैं, और बेड़सा गांव है कहां पर, डूंगरपुर में है। तो वापस 1911 में बेड़सा गांव डूंगरपुर में आ जाते हैं, और यहां पर आकर उन्होंने क्या किया, वापस धूनी की स्थापना कर ली। 1911 के बाद में ये वापस बेड़सा गांव रहते हैं। अप्रैल 1913 तक ये क्या करते हैं, बेड़सा गांव में ही रहते हैं। तो अप्रैल 1913 तक बेड़सा गांव में रहते हैं, लेकिन अप्रैल 1913 में क्या किया जाता है, उन्हें बेड़सा गांव से वापस निकाल दिया जाता है। साधु गोविंद गिरी को 1913 में वापस बेड़सा गांव से निकाल दिया गया दूसरी बार। उसके बाद में साधु गोविंद गिरी ने क्या किया, जो संप सभा का जो अधिवेशन होगा वो उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर में संप सभा का सम्मेलन करेंगे। तो संप सभा का सम्मेलन कब किया जाएगा, संप सभा का जो सम्मेलन है वो अक्टूबर 1913 में किया जाएगा, ये बात कही गई। तो अब उसके बाद में संप सभा का सम्मेलन है वो 1913 में किया गया था, और 1913 में जो यहाँ पर जो मानगढ़ हत्याकांड होता है उसके बारे में अब हम देखते हैं। साधु गोविंद गिरी है वो कहते हैं कि हम अक्टूबर 1913 में जो मानगढ़ पहाड़ी है वहां पर सम्मेलन आयोजित करेंगे, और सभी भीलों को ये निमंत्रण देते हैं। तो अक्टूबर 1913 में क्या किया जाता है, सभी भील है वो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा की जो पहाड़ी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 30 अक्टूबर 1913 को एक थानेदार था गुल मोहम्मद। इस गुल मोहम्मद की क्या की जाती है, गुल मोहम्मद की यहाँ पर भीलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। थानेदार है वो इस पहाड़ी पर आता है, निरीक्षण करने के लिए आता है कि किस प्रकार यहाँ पे सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है, और कोई इसमें यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द तो नहीं बिगड़ जाए, इस कारण से ये यहाँ पर आता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है 30 अक्टूबर 1913 को जो थानेदार गुल मोहम्मद की क्या की जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है भीलों के द्वारा। उसके बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में 10 नवंबर
1913 को 10 नवंबर 1913 को 3 टुकड़ियां है, यानी सबसे मेन तो एमबीसी थी। एमबीसी का मतलब है मेवाड़ भील कोर के जो सैनिक थे, और इनका जो साथ देने के लिए वेलेजली राइफल के सैनिक आए थे और 7वीं राजपूत रेजिडेंसी के सैनिक आए थे। इन्होंने क्या किया, 10 नवंबर 1913 को इस मानगढ़ पहाड़ी है बांसवाड़ा वाली, उसको चारों ओर से घेर लिया, यानी इस पहाड़ी को घेर लिया। जब पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया जाता है तो अंग्रेजों का जो एक अफसर होता है वो यहाँ पर साधु गोविंदगिरी जो इस पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे इनको एक संदेश पहुंचाता है समझौता करने के लिए। तो साधु गोविंदगिरी है वो उनको कुछ अपनी शर्तें वो मनवाने के लिए एक पत्र वापस भेजते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि जो भीलों से बेकार नहीं ली जाएगी और जो कर लिया जाएगा वो कम लिया जाएगा, और इनकी जो धूनिया है उसको स्थापित करने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं रखा जाएगा। तो अंग्रेज अधिकारी क्या करता है, उनको आश्वासन देता है कि आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। लेकिन इस पहाड़ी पर जो भील बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम इस पहाड़ी से नहीं हटेंगे। तो 10 नवंबर 1913 को इस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, 17 नवंबर 1913 को इस 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर जो ये सैनिक थे एमबीसी के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में क्या किया जाता है, बहुत सारे भील मारे जाते हैं। और पहाड़ी को चारों ओर से जब आक्रमण किया जाता है तो इसमें लगभग 1500 भील स्त्री पुरुष है वो शहीद हो जाते हैं। 1500 भील शहीद हो जाते हैं, और इसलिए या इसको मानगढ़ जो पहाड़ी इसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा लोग कहा जाता है। यहाँ पर 1500 भील स्त्री पुरुष वो शहीद हो जाते हैं, और जो साधु गोविंदगिरी और इनके साथ में एक इनका और मित्र था पूंजिया भील, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हुई थी मानगढ़ पहाड़ी में। तो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। और मानगढ़ पहाड़ी है कहां पर, तो ये बांसवाड़ा जिले में गुजरात की सीमा पर है। यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कितने भील मारे गए थे, लगभग 1500 भील स्त्री पुरुष यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में जो साधु गोविंदगिरी और ये जो पूंजिया भील है इनको गिरफ्तार करके और अहमदाबाद जेल में रखा जाता है। और अहमदाबाद जेल है वो गुजरात के अंदर ही है। तो अहमदाबाद की जेल में इनको रखा जाता है साधु गोविंदगिरी, और इनके साथ में एक था पूंजिया भील, ये भी इनका मित्र था। इनको रखा जाता है। पहले साधु गोविंदगिरी को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन भीरुल्लों में आक्रोश होता है कोई और आंदोलन न हो जाए, इसलिए इनकी सजा को घटाकर 10 वर्ष कर दिया जाता है। और 10 वर्ष बाद में उनको अहमदाबाद जेल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, 10 वर्ष बाद में इनको यहां से निकाल दिया जाता है अहमदाबाद जेल से। और फिर है अहमदाबाद जेल से निकालने के बाद में क्या किया जाता है, उसके बाद में अंग्रेज है 10 वर्ष बाद में इनको रिहा करते हैं, और ये इस शर्त पर रिहा करते हैं कि वो अंग्रेजों की निगरानी में रहेंगे और वापस कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और अहमदाबाद के पास में पंचमहल जिला है, पंचमहल के झाड़ोल गांव में रहने लगते हैं। कुछ समय बाद में कंबोई गांव में अपनी पत्नी के साथ में रहने लगते हैं, और शेष जो जीवन है वो कंबोई गांव में बिताते हैं। और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, और यहीं पे इनका अंतिम जो संस्कार है वो भी अंतिम संस्कार भी कहां पर किया जाता है, कंबोई गांव गुजरात में किया जाता है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। प्रतिवर्ष जो मेला लगता है वो बांसवाड़ा में जो मानगढ़ पहाड़ी है यहाँ पर भी लगता है। ये आश्विन पूर्णिमा को लगता है, आश्विन पूर्णिमा को लगता है मानगढ़ पहाड़ी में। अभी जो 100 वर्ष हो गए थे इस घटना को, यानी ये घटना हुई कब थी, तो ये जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, ये हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को हुआ था। और 17 नवंबर 2012 को इसको 100 साल पूरे हो जाते हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा मानगढ़ धाम को शहीद स्मारक का दर्जा दे दिया जाता है। शहीद स्मारक का दर्जा दे दिया गया था। तो राजस्थान सरकार ने किसे शहीद स्मारक का दर्जा दिया 100 साल पूरा होने पर, तो मानगढ़ धाम को शहीद स्मारक का दर्जा दे दिया। और ये है कहां पर, बांसवाड़ा जिले में है। उसके बाद में
राजस्थान सरकार ने अभी एक आदिवासी या आप इसकी जनजाति केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने, जनजाति विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। तो जनजाति जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर है? जनजाति विश्वविद्यालय है वो पहले तो उदयपुर में खोला जाना था, लेकिन अब इसे कहां पर स्थापित कर दिया गया है? अब इसे बांसवाड़ा में स्थापित कर दिया गया है। तो आदिवासी या जनजाति विश्वविद्यालय वो बांसवाड़ा में वर्तमान में है और उसका नाम भी क्या रखा गया? साधु गोविंदगिरी आदिवासी विश्वविद्यालय रखा गया है। तो ये हो गया दोस्तों साधु गोविंदगिरी। साधु गोविंदगिरी के बारे में 2-3 प्रमुख जो प्रश्न आते हैं वो है, पहला प्रश्न तो यह आता है कि इनका जन्म कहां पे हुआ? तो बांस या गांव डूंगरपुर में हुआ था। और किस परिवार में हुआ? तो वो हुआ था बंजारे परिवार में। किसकी प्रेरणा से उन्होंने संत सभा की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उन्होंने संत सभा की स्थापना की थी 1883 में। उसके बाद में प्रश्न आता है कि भक्त आंदोलन किसने चलाया? साधु गोविंदगिरी ने चलाया। और मानगढ़ हत्याकांड कब होता है? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था।